बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आपका मेज़बान आदिल इकबाल हाजिर है एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है लीज का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मैं आपको बताना चलूँ, इन द फॉर द टर्म्स फॉर द टू द एक्सटेंट ऑफ द लीज, दिस हैज़ बिकम अ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर द लीज। जो लीज की जो भी प्रिंसिपल्स हैं जिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो चैप्टर 5 प्रोवाइड किया है, दैट प्लेज अ रोल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स इन दिस सब्जेक्ट फॉर दिस लीज। ओके, लीज के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज अ जनरल प्रिंसिपल्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो उसके जो बाकी मेन दूसरे जो लॉज हैं इसके लीज के रेंट के हवाले से, वो कौन से हैं? टेनेंसी लॉज है, रेंट रेस्ट्रिक्शन लॉज हैं, लाइसेंस वगैरह के बारे में है। तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? लीज या रेंट वगैरह के उन्हीं लॉज में आ जाते हैं। बट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ जनरल प्रिंसिपल्स, बट दीज लॉज आर द स्पेसिफिक लॉज लाइक रेंट रेस्ट्रिक्शन लॉ डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ द रेंट। ठीक है, जो रेट होगा रेंट का कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, लाइक द सीलिंग प्राइस, प्राइस फ्लोर वो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी रख सकते हो, कम से कम आपने कितनी रखनी है। सो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए भी रेंट रेस्ट्रिक्शन लॉ आता है। तो वो सारा सर आपको बताएगा कि आपने रेंट का रेट कितना रखना है। फिर आ जाता है लाइसेंस। लाइसेंस कौन सा होता है कि भाई आपको सिर्फ एक ऑथराइजेशन दी जाती है। सेक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट एक्ट, सेक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट एक्ट सेज इट इज अ मेयर ऑथराइजेशन टू यूज एन पार्ट टू यूज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी। आप किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी यूज करते हैं, कोई भी पार्ट को, तो उसे हम कहते हैं लाइसेंस। अब फॉर सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल देती है। अब पूरा हॉस्टल तो आपको नहीं मिलती है, आपको सिर्फ हॉस्टल का एक रूम की पर्टिकुलर सीट मिल जाती है। तो दैट बिकम्स अ लाइसेंस फॉर यू टू लिव देयर, टू यूज दैट पार्ट ऑफ यूज दिस पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। उसको आप यूज करें, और वो क्या कहते हैं, कभी भी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो उसके हॉस्टल्स के रूल्स के अगेंस्ट है, वो आपका रिवोक हो सकते हैं। तो लिविंग इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, कहीं पे रहते हैं, कहीं पे कोई घर बना रहे होते हैं, कहीं पे कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कोई प्लाजा बना रहे होते हैं, उसको उनमें 6 महीने का टाइम लगता है उसको बनाते हुए, या साल का टाइम लग जाता है। तो उसके साथ साथ वो जब वहाँ पे जगह बना के रहते हैं, तो उनको भी आप कह सकते हैं कि वो भी लाइसेंस के बिना रह रहे हैं। या फॉर सपोज आपके बहुत बड़े बागात हैं, और मतलब आपने किसी को कहा है कि भाई आपने ये दरख्त काटने हैं। अब दरख्त काटने का जाहिर बात है, अगर बहुत सारे बागात है 500-600 एकड़ में, तो आपने क्या करना है, आपने उनको थोड़ी स्पेस प्रोवाइड करनी है कि वो उधर रहेंगे, और वो उसे हम कहते हैं लाइसेंस। उसे हम कहते हैं लाइसेंस, कि आप उनको परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज करें। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फॉर स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, लाइसेंस ये हो गया। अब लाइसेंस को कभी भी किसी टाइम में रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, और लाइसेंस में अगर कोई बंदा ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको लाइसेंस के में दी गई है, अगर उसमें कोई ट्रेस पास कर रहे हैं, तो आप उसको सू नहीं कर सकते। लेकिन आप लीज में सू कर सकते हैं, लीज में किसने प्रॉपर्टी दी हुई है, और लीज जो होता है वो रिवोकेबल नहीं होता। सो दीज आर माइनर डिफरेंसेस यहाँ में लिखे हुए कि जो लीज और लीव जो लाइसेंस है ना, अब वो उसको आप सू कर सकते हैं ट्रेस पासर को। ठीक है, अब वो जो लाइसेंस होता है वो रिवोकेबल होता है, जो लीज होता है वो रिवोकेबल नहीं होता। उसके बाद जो ट्रेस पास है, जो बंदा ट्रेस पास करके आता है, तो उसको आप सू कर सकते हैं। बाकी लीज में आप सू कर सकते हैं, लाइसेंस में आप सू नहीं कर सकते। जो मेन अहम डिफरेंस है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। और ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट वो होता है लीज में, और लाइसेंस में वो नहीं होता। तो आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक तरफ, दैट इज लीज। सेक्शन 105, सेक्शन 105 वो क्या करता है कि कोई भी दो राइट्स या कोई भी राइट जो किसको ट्रांसफर करता है, लेसी को। अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स हमने जनरेशन करने हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी दे रहा है लीज पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेसर। और जो ले रहा है दैट उसको हम बोलते हैं लेसी। और जो उसके अलावा हम कोई कंसिडरेशन वगैरह ले रहे हैं, उसको हम प्रीमियम या रेंट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने याद करने, जहाँ पे प्रीमियम बोलो तो उसका मतलब है द रेंट, जो आप उस प्रॉपर्टी से लीज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ लीज जो आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम से पहले जो बंदा दे रहा होता है प्रीमियम, वो लेसी। जो प्रीमियम ले रहा होता है वो क्या होता है? लेसर। ठीक, जो प्रॉपर्टी देने वाला लेसर, प्रॉपर्टी में रहने वाला ट्रांसफर मतलब उसको यूज करने वाला, दैट इज लेसी। और उसके बदले जो राइट के यूज करने के बदले वो जो उसको कंसिडरेशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम और रेंट। सो दिस वाज सेक्शन 105 के वो कोई भी अपना राइट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, हाँ, फिर उसको फिर आगे वो लीज को आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, सब लीज कर सकते हो, वो हमने इंशाल्लाह पढ़ना है थोड़ी देर में। अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन टू द लीज। लीज के साथ साथ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चैप्टर 5 है, उसको क्या कहता है, लीज के बारे में, वो उसके बारे में था। अब आया था सेक्शन 106।
ये क्या था, सेक्शन 105। अब इसमें अगर आपके पास कमेंट्री वाली बुक हो, उसमें आपको जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स कौन से होते हैं कि लीज के एसेंशियल्स वो होते हैं इमूवेबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लीज इज फॉर यूज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और लीज किस क्या हो, ट्रांसफर ऑफ राइट हो, ट्रांसफर ऑफ राइट हो, और उसकी कोई कंसिडरेशन हो, प्रीमियम हो या रेंट की सूरत में, ठीक है, तो वो कोई कंसिडरेशन होगी। सो दीज आर द इसेंशियल्स, ठीक है, दीज आर द इसेंशियल्स फॉर द लीज, कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी अपना राइट ट्रांसफर करना है और उसके बदले आपने कोई कंसिडरेशन लेनी है इन द शेप ऑफ प्रीमियम और रेंट, ठीक है। तो दीज आर द essentials that is mentioned in the सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और उसमें जब कमेंट्री पढ़ेंगे तो कमेंट्री में भी ये एसेंशियल्स सेपरेटली लिखे हुए हैं, और उसके साथ साथ लाइसेंस और लीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बताया, तो वो भी उस कमेंट्री में लिखा हुआ है। अब आता है सेक्शन 106, ड्यूरेशन ऑफ द सर्टेन लीजेस। अब यहाँ पे जब वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे लिखा हुआ है अगर कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई जो अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडीज हैं, कोई भी बंदे जो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लीज का, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट इतने सालों के लिए होगा, अगर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतने सालों के बाद हमने रिव्यू करना है, फॉर सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2 सालों के लिए होगा, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है 2 सालों के बाद, तो आपने मुझे 2 साल मतलब इस ड्यूरेशन खत्म होने से 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना है, या हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 6 महीनों का, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो आपने मुझे 4 महीनों के बाद मुझे बताना है कि हाँ भाई मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई शुड फाइंड अनदर लेसी, मैं दूसरा लेसी फाइंड कर लूँ, ठीक है। तो ये होता है कि आप बताने का तरीका, मतलब आपने सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि आप मतलब इतने सालों के लिए लीज होगा, लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इतने सालों मतलब आपने फिर इतने टाइम के अंदर मुझे बताना है कि आपने उस लीज को कंटिन्यू करना है कि लीज को आपने छोड़ देना है, ठीक है, वो आपने बताना है। हाँ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं है, अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रिलीज में उसमें आपने ये चीजें नहीं लिखी, तो आपने क्या करना है, लॉ फिर इसके लिए आपको टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है, दैट इज ईयर टू ईयर फॉर एग्रीकल्चर लैंड्स, इट इज ईयर टू ईयर। एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए क्या होता है, ईयर टू ईयर ये लीज होता है। बाकी जो दूसरी लैंड्स होती हैं उसके लिए कौन बाकी जो लीजेस होंगी उनके लिए ये मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने नोटिस देना होता है, तो वहां पे आप नोटिस कितने मतलब ईयर टू ईयर में आपने 6 महीने पहले देना है और उसमें 15 दिन पहले देना है। फॉर सपोज कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टेन्योर या ड्यूरेशन नहीं लिखी गई, ये लीज कितने सालों के लिए, कितने मुद्दत के लिए होगा, तो यहाँ पे आप फॉर सपोज दैट इज एग्रीकल्चर लैंड लीज, तो एग्रीकल्चर अगर लैंड लीज है तो आपने 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने पहले, साल खत्म होने से पहले 6 महीने पहले, तो आपने उसको क्या करना है, नोटिस देना है, यस दैट आई विल कंटिन्यू with this property as a lessee, और आई विल abandon my right after 6 months। मैं अपना जो राइट है या मैं जो लेसी बन के यहाँ पे रह रहा हूँ मैं उसको छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। लाइक इट इज ऑब्जर्व इन द हॉस्टल्स, जहाँ पे अगर प्राइवेट हॉस्टल्स यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद पिंडी में होता है कि आपको तकरीबन 10-15 दिन पहले बताना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो अ मंथ टू मंथ लीज, मंथ टू मंथ लीज होता है, ठीक है, क्योंकि आपने 15 दिन पहले बताना होता है ताकि वो जो आपने सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाई होती है वो उसको आपको वापस देने के लिए मतलब उसका कोई इंतजाम वगैरह कर ले। सेक्शन 1 दिस वाज सेक्शन 107। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड सीखना है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इसमें मेंशन तो नहीं है डायरेक्टली क्लियरली, लेकिन जहाँ पे भी लिखा हो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज प्रोवाइड की गई है तो उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं की गई प्रोवाइड तो दिस विल बी योर लॉ, यू हैव टू फॉलो दिस लॉ, अदरवाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज योर लॉ, यू विल फॉलो दैट। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको बताया गया है कि डिस्प्यूट इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, होता है डिस्प्यूट हमारे बीच, तो वो उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 107 is saying that if there's a lease of year to year, ठीक है, yearly, if there's a yearly lease or it is more than year, ठीक है, कुछ होता है ना जिसमें आपको बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, then it should be done with the registered instrument। ये कैसे किया जाएगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाएगा। if it is less than इस tenure से less है, if it is in the tenure of months, then you can do it with the oral agreement or with the registered instrument, it is up to you, it's your choice, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एग्जीक्यूटेड। अब एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है, साइन करना। जब भी लीज एग्रीमेंट साइन करना होता है, किसने करना होता है, लेसी एंड लेसर दोनों ने साइन करना होता है। और उसके बाद इस सेक्शन में ये मजीद बताया गया है कि जब तक ये तो लॉ प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कहती है, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि भाई आज के बाद इस्लामाबाद में
जो मंथली रेंट होगा या मंथली लीज होगा उसको भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए, रजिस्टर्ड उसके इंस्ट्रूमेंट के जरिए रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, क्रिएट किया जाएगा। तो फिर आपने वो फॉलो करना होगा, ठीक है। दैट इज फॉर द मंथली, ठीक है। ये तो लाजिम है कि आपने ईयर टू ईयर में क्या करना है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ करना है। हाँ, अगर कोर्ट आपको या कोई आपको गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आपने आज के बाद अगर जो मंथली रिलीज करना है वो कैसे करना है, वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ करना है, तो आपने वो उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। Now we will discuss section 108, that is discussing the rights and liabilities of lessor and lessee। जो राइट्स लेसर के राइट्स होते हैं वो लेसी की लाइबिलिटीज बन जाएगी, जो लेसी की राइट्स हैं वो किसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, लेसर की लाइबिलिटी बन जाएगी। अब देखिए पोजीशन है, अब पोजीशन किसका राइट है, पोजीशन लेसी का राइट है कि उसको पोजीशन मिले आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। अगर वो पोजीशन नहीं दे रहा तो ये उसकी ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, लेसर के ऊपर, कि उसको पोजीशन ट्रांसफर करे, उसको अनइंटरप्रेटेड उसको एंजॉयमेंट ऑफ द राइट हो, ठीक है, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन कोई ना करे उस राइट्स की, ठीक है। ये 6 महीने के बाद 6 महीने बाद उसको निकलो ये करो वो करो, तो वो उसके में कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए उसको उसके अपने राइट को इस्तेमाल करने में। सो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द लेसर दैट ही शुड नॉट cause any kind of interpretation to the enjoyment of that right, and this is the right of the lessee, okay। So what are the rights of the lessor? Rent, premium, revert। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, उसको जब प्रॉपर्टी लीज का खत्म हो जाए तो उसको वापस रिवर्ट हो, उसको वापस मिले वो प्रॉपर्टी, ठीक है, रिवर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद यूटिलिटी एंड शुड नॉट डैमेज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो ये किसकी लायबिलिटी है, ये लेसी की लायबिलिटी को प्रॉपर्टी डैमेज ना करे, ये किसका राइट है, ये लेसर का राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी को वो डैमेज ना करे। और इंटर एट रीजनेबल टाइम, और ये उसका राइट है लेसर का कि वो प्रॉपर्टी में रीजनेबल टाइम के वक्त एंटर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि रात को 12 बजे वो उसके खड़ा हो कि मैं मुझे अपने प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करनी है, मैंने सुना है कि आपने, मतलब दिन को आ सकता है, किसी रीजनेबल टाइम पे आ सकता है। और जो प्रॉपर्टी में एक्सेशन होती है, अब एक्सेशन से मुराद क्या होती है, जो उसमें कोई चीज़ आप एड हो जाती है, ठीक है। फॉर सपोज आप कोई सीढ़ी ऑर्डर करती है कि आप घर में रह रहे हैं, तो आपने इस चीज़ में इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे आपने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, ये कमरा हटा के आपने ये कमरा यहाँ बनानी है, दीवार हटा के यहाँ से गिरा के यहाँ बनानी है, तो वो एक्सेशन हो रही है प्रॉपर्टी में, वो किसको वापस जाएगी, वो भी लेसर को वापस जाएगी, ठीक है। तो ये उसका राइट है और ये लायबिलिटी है कि वो उसको वापस दे। अब पोजेशन इसके पास आ गई, अनइंटरप्रिटेशन हो गया, और डिस्क्लोजर ऑफ द फॉल्ट्स इन द प्रॉपर्टी। अब डिस्क्लोजर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पेटेंट जो सामने जाते हैं, बंदा क्लियर नजर आ जाता है, और दूसरे होते हैं लेटेंट फैक्ट। लेटेंट फैक्ट जो ऑब्वियस नहीं होते, फॉर सपोज कि भाई बिजली जाती है, मतलब कभी होती है तो कभी नहीं होती, दूसरा कनेक्शन कभी कट जाता है, कभी क्या होता है, तो वो आपने ऑब्वियस, मतलब उस टाइम तो थी लाइट जब वो बंदा विजिट करने आया था वैसे, लेकिन जब उसको पोजीशन मिली उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो लाइट, उसने बताया था कि जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है यहाँ पे वो 24 घंटे आती है, लेकिन वो जैसे गया वहाँ पे तो 8-8 घंटे 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। उसको लेके ऐसे टाइम पे गया था जिस टाइम क्या था, उस टाइम लाइट मौजूद थी। तो दिस इज द लेटेंट फैक्ट, या ऐसा फैक्ट जो उसको नजर ना आता हो, ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं लेटेंट फैक्ट कहते हैं। और पेटेंट फैक्ट जो क्लियर होता है उसको नजर आता है। अगर इसमें उसने ये उसने देख लिया और उसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा, तो ये इसको खुद रिस्पॉन्सिबल होगा लेसी आफ्टर द पोजीशन, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर ये उसको नजर नहीं आया तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लेसर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब राइट ऑफ चार्ज और रिकवरी, अब देखिए चार्ज, उसने कोई टैक्स वगैरह पे किया आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो लेसर से उस प्रॉपर्टी को, लेसर से वो पैसे ले सकता है, ठीक है। वो अपने जो भी उसने खर्चा वगैरह किया उसको चार्ज क्लियर करने के लिए वो लेसर से क्लेम कर सकता है। और उसका रिकवरी उसकी मेंटेनेंस, घर की मेंटेनेंस के लिए, या कोई मतलब उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसने कोई काम करवाया घर में, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वो उसकी जो कीमत है, उसका जो खर्चा, उसका जो नुकसान हुआ है, उसको वो रेंट से काट सकता है कि भाई रेंट अगर 25,000 है तो वो 10,000 उसमें से काट सकता है, क्योंकि घर को मेंटेनेंस के लिए 10,000 खर्चा आ गया था, तो वो उससे काट सकता है, ठीक है। मतलब ये इसका राइट है और इसकी ये लायबिलिटी है। फ्यूचर और फर्दर ट्रांसफर, ये इसका मतलब ये है कि वो आगे फिर वो अपना राइट क्या कर सकता है, सब लीज कर सकता है। यू कैन ट्रांसफर व्हाट यू हैव, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल। आपके पास जो भी चीज है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यू कैन ट्रांसफर योर राइट ऑफ लीज टू द अदर, इफ इट मींस यू कैन सब लीज योर राइट टू राइट टू द न्यू लेसी, ठीक है। आप उसको अपना राइट मॉर्गेज में रखवा सकते हैं, आप किसी और को भी दे सकते हैं अपना राइट कि वो बंदा आके रहे, आप जरूरत नहीं, आप चले जा रहे हैं, तो वो आपका ईयर टू ईयर क्या कहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था, तो आप किसी और बंदे कहते हैं यार ये मैं जा रहा हूँ, ये जमीन पड़ी हुई है, इस जमीन का आपने इसका ख्याल रखना, या आपने जो भी इसको प्रॉफिट होगा, या मैं आपको ये चीज लीज पे दिए जा रहा हूँ अब। तो ये क्या था, फ्यूचर और
ट्रांसफर ऑफ द राइट, ठीक है। आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने लीज वाले राइट को सब लीज कर सकते हो या उसको मॉर्गेज रखवा सकते हो। अब आता है सेक्शन 109 राइट्स ऑफ लेसर्स ट्रांसफरी। अब लेसर क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। लेसर क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर हमने पढ़ा था, ट्रांसफर कैन बी इन डिफरेंट वेज, लाइक इन द शेप ऑफ सेल, इन शेप ऑफ एक्सचेंज, इन द वे ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। आप गिफ्ट करें, आप एक्सचेंज करें किसी से, आप सेल कर लें। तो ये क्या होगा, ये अब राइट कौन किसका ट्रांसफर, लेसर क्या बन रहा है, ट्रांसफर ही बन रहा है। लेसर कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लीज्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। अब उसमें एक्सेप्शन है कि वहां पे आपको किसकी कंसेंट रिक्वायर्ड है, लेसी की कंसेंट रिक्वायर्ड है। अगर लेसी मान लेता है कि ठीक है, जो नए बंदे को आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अब जो भी इसकी लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज थी, आप उसकी लाइबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लेता है लेसी, देन इट्स ओके। अगर वो नहीं मानता तो फिर जो पहले वाला मालिक है, जो पहले वाला लेसर है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब फॉर सपोज किसी ने उसको प्रॉपर्टी किसको किसको ट्रांसफर कर रहा था, ए को। किसको ट्रांसफर कर रहा है, ए को। अगर ए टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटीज, अब ए टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइबल होगा टू द लेसी, ठीक है। अगर लेसी मान लेता है कि हाँ मुझे मंजूर है कि ए भले आपका मेरा नया लेसर बन जाए, ठीक है। और इफ नो लेसर, अगर वो नहीं मानता, देन लेसर इज रिस्पॉन्सिबल। फिर लेसर जो था पहले वाला, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब लेसी इज अ प्रायर पार्टी। यहाँ पे प्रायर पार्टी कौन सी है, पहले वाली पार्टी कौन सी है, लेसी। सो दैट्स व्हाई लॉ इज गिविंग सम राइट्स, सम प्रिविलेजेस टू द लेसी, दैट वो अपने राइट्स को बचाने के लिए ये उसको प्रिविलेज दी गई है कि वो इसको परमिशन दे या परमिशन ना दे। अगर वो परमिशन देगा, वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर परमिशन देगा तो वो जो जिस बंदे को प्रॉपर्टी दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो परमिशन नहीं देगा तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेगा, लेकिन यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पहले वाला लेसर होगा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो राइट्स ऑफ लेसर थे, जो राइट ऑफ लेसर थे, वो किसके बन जाएंगे, आप राइट ऑफ ए, मतलब वो उसको एक राइट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो लाइबिलिटीज में कैसे, अगर फॉर सपोज अहमद ने प्रॉपर्टी लीज की अली को, अहमद ने प्रॉपर्टी लीज की अली को, अब अहमद बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे तीसरे बंदे को, ठीक है। फॉर सपोज वो बेच रहा है किसी एजाज को। अब देखें एजाज को, अब अगर वो अली एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अहमद अली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई भले आप इसको प्रॉपर्टी एजाज को दे दें। अब अगर प्रॉपर्टी एजाज को मिल गई है, तो अगर वो मान लेता है, तो टू द टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज, अब जो चीजें उसने रिकवरी या चार्ज या कोई भी क्या कहते हैं पोजीशन वगैरह के हवाले से या कोई फर्दर लीज के हवाले से उसने कोई भी काम करना था, अब उसने एजाज से परमिशन लेनी है, ना के अहमद से, ठीक है। तो ये यहाँ पे था किसके बारे में, लीज के बारे में। अच्छा, अब जो एजाज के बारे में, ये एजाज अब से क्या ले सकता है, उससे रेंट ले सकता है, उससे वो क्या कहते हैं रिवर्ट जब खत्म होगा वो रिवर्ट के बारे में कर सकता है, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकता, और रीजनेबल टाइम बेटर भी हो सकता है, और एक्सटेंशन होगी तो उसने बंदे को मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीज एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज, और उसके साथ साथ सेक्शन 109 कि वहां पे ट्रांसफर कर सकते कि नहीं कर सकता। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है कैंसिलेशन या उसके टर्मिनेशन ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 110। सेक्शन 110 क्या कहता है, सेक्शन 110 कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस, कि आप उस डे को इंक्लूड नहीं करेंगे जिस डे को आपका लीज का टर्म शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप उस डे को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जब आपका लीज का पीरियड खत्म होगा या जब लीज का टेन्योर खत्म होगा, तो ये उसमें आपको हेल्प करने का, उसको गिनने के लिए भाई हाँ कि हमारा साल पूरा हो गया, हमारा मंथ पूरा हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो उसमें अगर प्रोवाइड किया जाता है तो वो आप काउंट नहीं करेंगे। अगर प्रोवाइड नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आपने सिर्फ लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो जिस दिन आपने लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी दिन से वो आपसे काउंट किया जाता है। फॉर सपोज आपने लीज का कॉन्ट्रैक्ट आज किया है एंड इट इज 21-20, तो अगर आप इसको पहली तारीख से इन्फॉर्म कमेंस करवाएंगे तो वो पहली तारीख आपने इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। तो वो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। अगर आपने उसमें ये मेंशन नहीं किया कि इसने कब से कमेंस होना है, तो फिर जब जिस दिन आपका लीज हुआ है उसी दिन को आप क्या करेंगे, कमेंसमेंट डे करेंगे, ठीक है। तो कमेंसमेंट डे को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते व्हाइल डिटरमाइनिंग द पीरियड टेन्योर ऑफ द लीज। अच्छा, उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज। व्हाट डू यू मीन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड। अब लीज खत्म कैसे होगा उसको हमें डिस्कस करना है। अब टाइम गुजर जाए, लैप्स ऑफ टाइम, उसके बाद हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, आपने कोई शर्त वगैरह रखी थी या जो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ ऑफ लेसी। ये क्या होती है, डेथ ऑफ लेसी। अब देखो लेसी ने कोई मतलब एक क्या किया हुआ था, अब जो उसके जो क्या कहते हैं लीगल हियर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनने अलग से नया एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। लीज का कॉन्ट्रैक्ट
फॉल्स हो जाता है, डेथ उसकी भी डेथ हो जाती है विद द डेथ ऑफ द लेसी। लीज इज डेड विद द डेथ ऑफ लेसी। अब लेसी अपना राइट जो सरेंडर कर दे, लेसी राइट छोड़ दे, तब भी आपको लीज का जो क्या कहते हैं खत्म हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाती है लीज की। उसके बाद मर्जर। मर्जर हमने पढ़ा था उसमें मॉर्गेज में पढ़ा था। मर्जर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लेसी है वो प्रॉपर्टी खरीद ले, लेसी अगर बन जाए, लेसी प्रॉपर्टी खरीद ले लेसर से, तो ही बिकम्स दैट प्रॉपर्टी बिकम्स द मर्ज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो क्या हो गया, मर्जर हो गया। अब मर्जर में जाहिर बात है जो लेसी है, जो खुद बंदा है रह रहा है उस घर में, वो अगर वो घर का मालिक है वो खुद से लोन वसूल नहीं करेगा, खुद को खुद लोन तो पे नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड मर्जर। अब होता है फोर फीचर। फोर फीचर को हमने अब यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत है। वो ये है कि ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। अब देखिए ना, फोर फीचर तब करेंगे आप जब वो उसमें 3-4 कंडीशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोर फीचर का मतलब कि ब्रीच ऑफ कंडीशन दैट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। अब आपने क्या कहा था कि आपने रेंट देना है, आपने रेंट देने के साथ साथ आपने जो घर की मेंटेनेंस है, डे टू डे मेंटेनेंस, वो भी आपने करनी है। ठीक है, डे मतलब जो भी सारे उसके राइट्स थे, जो भी चीजें नेसेसिटी मतलब जो भी चीजें थी, अगर वो ब्रीच करता है लेसी, देन देयर कैन बी अ फोर फीचर। वो उधर जाके वो उधर जाएगा। फोर फीचर मतलब क्या होता है, वो उसको क्वाइट करे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लीज को क्या कहते हैं, वो खत्म करेगा और प्रॉपर्टी दोबारा अंदर री एंटर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेके उसके अंदर री एंटर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोर फीचर। अब ये कब होगा, जब कंडीशन कोई ब्रीच हो। फॉर सपोज वो 2-3 महीनों से रेंट नहीं दे रहा, 4 महीने से वो रेंट नहीं उसने नहीं दिया, ठीक है, या उसने जो घर की मेंटेनेंस है उसको मेंटेनेंस से बरकरार नहीं रखा, या उसके घर के नजदीक कोई उसने ऐसा कुआं शुआ खोद दिया है, कोई गड़ा शड़ा खोद दिया जिसको मतलब उसकी बिल्डिंग को, उसकी कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंच रहा हो, तब भी मतलब ये क्या होती है, फोर फीचर के लिए एप्लीकेबल होती है। मतलब ये अगर चीजें हुई तो आप फोर फीचर के लिए जा सकते हैं, अपने कोर्ट में सूट फाइल करेंगे फोर फीचर की, और उसको वहां से घर से बाहर निकलवाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, फिर वो आप दोबारा अपने घर में री एंटर हो जाएंगे। अब लेसी हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब लेसी अगर इंसॉल्वेंट बन गया तो वो आपको रेंट कैसे देगा, लेसी इंसॉल्वेंट बन गया तो वो आपको रेंट कैसे देगा, दैट्स व्हाई लेसी का इंसॉल्वेंट होना भी फोर फीचर के लिए लाजिम है। ठीक है, तो अगर लेसी इंसॉल्वेंट हो गया है तो लेसर के पास राइट है कि वो आके फोर फीचर करे। अब रेंट अगर उसने फोर फीचर होने से पहले, इंसॉल्वेंट होने से पहले उसने रेंट्स दिए हुए थे, ये कंडीशन याद रखनी है आपने, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें ये चीजें मिक्स हो सकती हैं आपके लिए। लेसी ने बिफोर बिकमिंग इंसॉल्वेंट ही हैज पेड एन एडवांस लोन। उसने सॉरी एडवांस नॉट लोन बट द रेंट, उसने 1 साल के लिए रेंट्स पे कर दिए हैं। उसने 1 साल के लिए क्या कर दिया, रेंट्स पे कर दी हैं। अब उस मतलब अब देखो, फॉर सपोज उसने जून में प्रॉपर्टी ली, अब वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में क्या करते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेकिन उसने जून टू मई जो अपने जो लोन्स थे वो उसने क्लियर की, रेंट्स जो भी थे क्लियर किए हुए थे। अब जो जनवरी में उस वो कहेगा मुझे यहाँ पे रहने दो 5 महीने, क्योंकि मैंने तो आपको रेंट दिया हुआ है। अब उसको तब भी नहीं रहने दिया जाएगा। क्यों, जो इंसॉल्वेंट बंदा बन जाता है, जाहिर बात है उसके ऊपर किसी ना किसी का कर्जा वगैरह होगा, किसी ने उसको लोन दिया हुआ होगा, जो जिसने उनको लोन दिया हुआ होगा वो उसके पास आएंगे, वो देखेंगे इस घर में रह रहे हैं तो उस घर पे आकर वो कब्जा कर सकते हैं। तो क्या कहा गया है, रेंट्स पेड इन एडवांस will also not hinder in the exercise of फोर फीचर। आपने फोर फीचर तब भी एक्सरसाइज करना है अगर उसने रेंट भले पे किए हुए हो, अब रेंट भले पे किए हुए हो। अच्छा, पर टाइटल ऑफ लेसर इज चैलेंज। अब जब टाइटल लेसर का चेंज हो जाता है तो लेसर क्या बन जाता है, हॉस्टल बन जाता है, तो दिस आल्सो अमाउंट्स टू द फोर फीचर। अब ये किसके बारे में था, दिस वाज अबाउट द फोर फीचर। ठीक है, अब आप फोर फीचर कैसे एक्सरसाइज करेंगे, डिटर्मिनेशन हम जब पढ़ेंगे ना जिसमें इसका सबसेक्शन 3 जो है वो आप बताएगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 या 4 कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीज ऑन द बेसिस ऑफ फोर फीचर वो कैसे होगी। ठीक है, पहले तो क्या होगा, ब्रीच होगा, उसके बाद उसका जो टाइटल है वो चेंज होगा, उसके बाद वो क्या होगा, लेसी इंसॉल्वेंट हो गया। और ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, कि रेंट्स ने एडवांस में पे किए हुए हैं। अब वेवियर ऑफ द फोर फीचर, बंदे ने अब क्या कर दिया, अब फोर फीचर अब हो गई। ठीक है, कोई कंडीशन ऐसी हुई उसने रेंट नहीं दे रहा 4-5 महीनों से। अब देखिए आपके पास हक है कि आप फोर फीचर कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, फोर फीचर कर सकते हैं, आपके पास हक है। तो आप क्या करते हैं, उसके 3 महीनों से उसने फॉर सपोज ने रेंट आपको नहीं दिया। जब उसने 3 महीने से आपको रेंट नहीं दिया और फिर वो 3 महीनों के बाद आपको पता चल गया कि आप यहाँ फोर फीचर कर सकते हैं, और आता है वो आपके पास, यार आपने उसको नोटिस दे दिया है कि मैं फोर फीचर करने जा रहा हूँ, तो आप वो आता है आपके पास 3 महीनों के बाद और आपको 1 साल पूरे का लोन दे देता है। देखें हमने यहाँ पे पिछले सेक्शन में पढ़ा था
वो क्या पढ़ता है कि उसने लोन दे दिया था पहले से, ऑलरेडी ही हैज गिवन द लोन, बट हेयर ही इज गिविंग लोन नाउ, सॉरी लोन नहीं रेंट, सॉरी ये इसने रेंट अभी दे रहा है, पहले क्या किया था उसने रेंट दे दिया था इन एडवांस, बट ही आफ्टर द फोर्थ फीचर इज गिविंग द लोन, सॉरी रेंट्स, if he is giving the rents after the four features, then if the lessor is accepting that rents, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वेवियर फॉर द फोर फीचर बन जाएगा। अगर वो कोर्ट चला गया और कोर्ट में उसने फोर फीचर के लिए सूट फाइल कर दी है, तो कोर्ट में अगर वो उसको जाके पैसे देता है, दैट डज नॉट अमाउंट टू द फोर फीचर, वो फोर फीचर के वेवियर के लिए अमाउंट नहीं करेगा, ठीक है। सो ओनली फोर फीचर कैन बी वेव्ड when the lessor is accepting before going to the court, when lessor is accepting before the going to the court। अब उसके बाद सेक्शन 113 ये बाकी 113 कहता है कि नोटिस आपने कब देना है, नोटिस कैसे देना है, ठीक है, आपने पहले उसको नोटिस देना है, उसके बाद फिर 114 है, उसके बाद जो सेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है वो है 116 इज होल्डिंग ओवर रिन्यूअल ऑफ द लीज, रिन्यूअल ऑफ द इट कैन बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब देखें 5 साल के एक लीज हुआ बिटवीन ए एंड बी। अब ए क्या करता है, वो सॉरी बी क्या करता है, वो जो प्रॉपर्टी उसने लीज पे ली हुई थी वो किसी सी को दे देता है प्रॉपर्टी। अब 5 साल की ड्यूरेशन खत्म होने के बाद सी क्या करता है, डायरेक्ट लीज रेंट देना शुरू कर देता है किसको, ए को, और ए उससे लेना शुरू कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द लीज। आप कंटिन्यूएशन ऑफ द लीज कैन बी विद द इम्प्लाइड, इट कैन बी द एक्सप्रेस्ड, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और उसको आप बाय द इम्प्लाइड वे ऑफ इम्प्लाइड मतलब वो उसने वो गया उसके पास, भाई कहता है कि यार ये अच्छे 5 साल पूरे हो गए, पहले मैं बी को लोन रेंट दे रहा था, अब मैं डायरेक्ट आपके पास आ गया हूँ क्योंकि उसका टेन्योर खत्म हो गया, अब मैं लोन ये जो रेंट है मैं आपको दूंगा। अगर वो ए एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ओके। सो बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज यू कैन आल्सो रिन्यू योर lease contract। So this was brief or short video for the short lecture on the lease, ठीक है, ये लीज के बारे में था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दो इट इज अ स्मॉल टॉपिक बट इट हैज अ वेरी basic concept that a person should be clear before sitting in any exam। Thank you।